भारत है क्या? भारत का इतिहास क्या है? हम कौन हैं? आर्य और द्रविड़ संस्कृतियां एक दूसरे की सहभागी रही हैं या एक दूसरे की विरोधी? क्या आर्य भी आक्रांता के रूप में यहाँ आए थे या इसी भूमि पर पले बढ़े थे? सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आखिर क्या कुछ बताता है? क्या जिस भारत भूमि की हम बात करते हैं, जो 7,000 वर्षों से भी अधिक समय का वैदिक ज्ञान अपने अंदर समाहित किए हुए है, वह और उसका इतिहास मध्य एशिया से आई जातियों, उपजातियों, अरबों, अफगानों, तुर्कों, यहाँ तक कि यूरोपीय आक्रांताओं, फ्रेंच, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स, उनके हमलों के बाद प्रभावित हो गई। क्या इन सभी हमलावरों ने भारत के इतिहास को और स्वतंत्रता के बाद के इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तोड़ा, मरोड़ा, विकृत किया या सही ढंग से हमारे सामने रखा? एक पुस्तक आई है जो ऐसे ही प्रश्नों पर कई तरह के सवाल खड़े करती है और अपना मत भी रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और मैं जयप्रकाश पांडे। आज जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है इमिनेंट डिस्टोरियंस, ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स इन भारत's हिस्ट्री। उत्पल कुमार इसके लेखक हैं। जैसा कि इस पुस्तक के नाम से ही जाहिर है, इमिनेंट डिस्टोरियंस यानी वे प्रख्यात लोग जिन्होंने विद्रूप किया किसको? भारत के इतिहास की सत्यता को तोड़ा, मरोड़ा और उसे एक अलग रूप देने की कोशिश की। उत्पल कुमार दरअसल पत्रकार रहे हैं, विचारक, चिंतक रहे हैं, स्तंभकार रहे हैं और तमाम अंग्रेजी के अखबारों में लिखते रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत की है कि भले ही वे इतिहास के छात्र नहीं थे, लेकिन इतिहास में उनकी रुचि थी और जब बचपन में वो इतिहास पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते थे और 1995 से उन्होंने इस पुस्तक का उल्लेख करना शुरू किया कि जब बोर्ड की परीक्षाएं मैंने पास की थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी और इतिहास हमेशा मेरे अंदर ये जिज्ञासा भरता था कि आखिर जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों को मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने किस तरह से अपने समय को, कालखंड को दर्ज किया है। इतिहास की रुचि के चलते ये इतिहास के छात्र न होते हुए भी इन्होंने बहुत सारी इतिहास की किताबें पढ़ ली और उस तरह से जब बाद के दिनों में पत्रकारिता में आए तो इन्होंने ये पाया कि दरअसल हमारा इतिहास दो तरह के इतिहासकारों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ वो इतिहासकार हैं जो आर्यों को इसी भूमि का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा भारत की सभ्यता, संस्कृति और उसकी गरिमा पर न केवल गर्व करते हैं बल्कि मानते हैं कि हमारी धरोहर, हमारी विरासत बहुत महानता के साथ आगे बढ़ती रही है। हम चिंतन, दर्शन और मूल्यों से समृद्ध राष्ट्र रहे। दूसरी तरफ ऐसे विचारक हैं जिनका मानना है कि भारत टुकड़ों में बटा हुआ राज्य था। हर राज्य की अपनी महत्वाकांक्षाएं हर राजा की थी और बाद के दिनों में उसे मुगलों और उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक करने की कोशिश की। इनका कहना है, इन्होंने बहुत सारे इतिहासकारों को आर सी मजूमदार, जगन्नाथ सरकार, ए.एल. बासम, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, इरफान हबीब, सुमित सरकार और दूसरे लोगों को का उल्लेख किया है कि इन सब की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी और इनसे प्रभावित भी थे। इनका मानना था कि भारत की सही आवाज़, सही इतिहास इन्हीं लोगों ने लिखा है। लेकिन जब सीताराम गोयल की पुस्तक और रामस्वरूप को इन्होंने पढ़ा और बाद के दिनों में ये
सुभाष काक, डेविड फ्रवले और श्रीकांत तलगेरी और NS राजाराम आदि को पढ़ना शुरू किया, तो इनको लगा कि नहीं, इस दिशा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। भारत के इतिहास को सही ढंग से निरूपित नहीं किया गया है, और यह बतौर पत्रकार इनकी जिम्मेदारी भी है और बतौर लेखक इनकी जिम्मेदारी है कि ये इस बात को लोगों के सामने रखें। चूँकि पहले भी इनकी जो पहली किताब आई थी वह भारत राइजिंग, धर्म, लोकतंत्र और कूटनीति, अंग्रेजी में आई थी पुस्तक भारत राइजिंग, धर्म, डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी। उसके बाद यह दूसरी किताब है जिसमें वे उन इतिहासकारों की लानत मलानत करते हैं तथ्यों के साथ जिन्होंने भारत की सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वैदिक कालखंड, यहाँ तक कि जो भारत का स्वर्णिम काल है, गुप्ता पीरियड, उन सबको एक तरह से अशोक का जो कार्यकाल था, कालखंड था, उनके बारे में अलग अलग तरह से चीज़ों को विद्रूप किया है, विकृत किया है। इनका कहना है कि दरअसल यह सब कुछ जो है स्वतंत्रता के बाद में देश की एकता, अखंडता के मिथ के तौर पर एक गांधी और गांधीवादी प्रभाव में और उससे भी अधिक मार्क्स और मार्क्सवादी प्रभाव में गलत ढंग से निरूपित किया गया, लोगों के सामने लाया गया। और प्रयास उस समय शायद रहा हो, वो नीयत पर उत्पल कुमार का कहना है कि हो सकता है कुछ भी रहा हो, लेकिन इतिहास को इस ढंग से देखने की भी ज़रूरत है, यह भी एक स्वरूप हो सकता है। और तमाम कई वर्षों के श्रम और अध्ययन के बाद उन्होंने 8 खंडों में इस पुस्तक को लिखा है। जो खंड हैं और जो अध्याय हैं वो आपको बताएंगे, तथ्य जो है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैंने एक शुरुआत में भूमिका, चूँकि इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो उनकी भावना थी और जिस तरह से वो समझ रहे थे, यहाँ उन्होंने सरस्वती सूत्र की बात की है और कहा है कि कैसे जो है हड़प्पन और वैदिक संस्कृति जो है वह हमारा इतिहास है, उसी के सिक्के के 2 पहलू हैं। उनका कहना है कि ये जो है ये कहना है कि वैदिक वेद जो है वो आर्य लेके आए या यहाँ आए और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी वह अलग थी और वैदिक आर्य आक्रांता के रूप में आए, ये गलत है। उनका कहना है कि दरअसल एक ही सिक्के के ये 2 पहलू हैं। दूसरा खंड वो कह रहे हैं कि जो हमारे एपिक हैं, जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं और जो उस समय के राज्य हैं, चाहे वो रामायण रहा हो, चाहे महाभारत रहा हो, चाहे बुद्ध और अशोक रहे हों, उनके बारे में सही ढंग से जानकारियाँ इतिहासकारों ने, जिन इतिहासकारों का उल्लेख उन्होंने किया है, जो अलीगढ़ स्कूल है या वामपंथी विचारधारा के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सही ढंग से बातें नहीं रखी हैं इन लोगों पर। उसके बाद उनका कहना है कि दरअसल जो आक्रांताओं का प्रभाव रहा है, उसके चलते जो भारत का मौर्य शासन काल के बाद और गुप्ता शासन काल के बाद जो इतिहास रहा है और जो वो कालखंड रहा है, उसको बहुत सलीके से एक तरह से विकृत करने की कोशिश की गई है या भुला देने की कोशिश की गई है या सही ढंग से उनको नहीं रखा गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दरअसल एक समय ऐसा भी आया कि एज ऑफ एक्सट्रीम्स उनका एक इसमें अध्याय है। उनका कहना है कि जब भारत ने ये देखा कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या सबसे खराब हो सकता है, हम एक्सट्रीम पर चले गए। हम तथ्यों को इस रूप में नहीं देख रहे थे जिस रूप में वो हैं, या तो हमें बहुत अच्छाई दिखती रही या बहुत बुराई दिखती रही। उसके बाद दूसरे अध्यायों में भी उन्होंने दिल्ली का उल्लेख किया। उनका कहना है कि जो इतिहास लिखा गया है वह दिल्ली केंद्रित है। यह बात दूसरे इतिहासकार विक्रम संपत भी कहते रहे हैं कि दरअसल जो इतिहास अब तक हमें पढ़ाया गया है, लिखा गया है, वह दिल्ली केंद्रित रहा है, जबकि दक्षिण के राज्य विजयनगरम जैसा राज्य, वहाँ के जो राजा हैं उनको भुला दिया गया है और दिल्ली पर जो जिन सुल्तानों ने शासन किया उनकी बात रखी गई है। तो एक तरह से जो भारत का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह मुगलों के बहाने या दिल्ली पर सत्ता जो जिन सुल्तानों ने की है उनके
के आक्रमणों की कहानी है, उनके शासनकाल की कहानी है, न कि पूरे भारत की कहानी है। तो इसलिए उससे पूरे भारत का इतिहास कहना गलत है। एम फैक्टर की ये बात कह रहे हैं, इनका कहना है कि मुग़ल और मराठाओं की बात हम जब कर रहे हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ रही हैं, उनका जो शासनकाल रहा है, इनका कहना है कि मराठों से सत्ता ली थी, न कि मुग़लों से सत्ता ली गई थी। दिल्ली पर किनका शासनकाल था, उनको एकदम से भुला दिया गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल भारत में था, जो ब्रिटिश शासनकाल था, उसने दरअसल सब कुछ घालमेल किया, और उस घालमेल के चलते हमें सही तथ्य सामने नहीं आते हैं। बाद में वो कहते हैं कि ये जो तथाकथित क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने गांधी और गांधीवाद के प्रभाव में जो मध्य रात्रि की स्वतंत्रता है, उसके बाद जिस तरह से इतिहास पर उसका प्रभाव पड़ा है, उसका ये उल्लेख करते हैं। उनका कहना है दरअसल कि जो मानवीय सभ्यता है, उसका जो विकास है, वह दरअसल कई चीज़ों से प्रभावित होती है, जिसमें राजनीतिक ताकत, सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत जिनके पास होती है, वह अपनी तरह से इतिहास लिखते हैं। हमेशा से ऐसा ही हुआ है। एक उदाहरण वह देते हैं अपने पक्ष में। उनका कहना है कि हमें यह जानना चाहिए कि जब भी हम भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। एक छोटा सा अंश का मैं बहुत छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ। उनका कहना है कि दरअसल जो पूरी दुनिया की जीडीपी थी शुरुआती दौर में, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, उस समय भारत की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी थी 102.5 बिलियन, भारत उसमें 33.75 बिलियन, जिसको कॉमन ईरा कह रहे हैं। वो कॉमन ईरा के बारे में भारत लगभग 1/3 पूरी दुनिया की इकोनॉमी का अपनी जीडीपी में योगदान कर रहा था। उसके बाद 1000 एडी जब आया, कॉमन ईरा का मतलब जब जहाँ से ईस्वी सन की शुरुआत होती है, 1000 एडी में भी यह व्यवस्था 28.9% थी, जबकि चाइना हमसे बहुत पीछे था। 1700 में भी 24.4% था। चीन तब भी हमसे पीछे था। यहाँ तक कि 1820 में जाके हम नीचे गए हैं। यानी लगातार आक्रमणों ने भारत की जो समृद्धि थी उसको किस तरह से नष्ट किया, यह उदाहरण उनका कहना है। लेकिन यह बात हमें बताई नहीं जाती है, क्योंकि भारत जो है, यहाँ तक कि 1600 में भी भारत जो है वह चाइना से बस जरा सा पीछे रह गया था, 22.4%। तब भी उसका योगदान जीडीपी में था। दरअसल इतिहास को आप जिस भी रूप में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन तथ्य तभी देख सकते हैं जब आप तथ्यों के साथ इतिहास को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। यह पुस्तक, उत्पल कुमार की यह पुस्तक दरअसल एक अलग दृष्टिकोण देती है। उनके तर्कों से, उनके सवालों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, उनके तथ्यों से भी सहमत असहमत हो सकते हैं। यह आपकी अपनी दृष्टि है, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह यह बताता है कि यह पुस्तक इस दृष्टिकोण को समझने के लिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि वास्तव में जो इतिहास आप पढ़ रहे हैं वह सही है या गलत है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इस पुस्तक के बारे में कोई अलग से राय नहीं बना सकते, ना लेखकों के बारे में राय बना सकते हैं। इतिहासकारों का दक्षिणपंथी होना, वामपंथी होना, तथ्यपरक होना, तटस्थ होना, यह आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, वो प्रश्न उठाती हैं, आपको बताती भी हैं और आकर्षित भी करती हैं। अगर आप इतिहास को इस दृष्टि से समझना चाहते हैं कि किन बड़े विचारकों ने, बड़े इतिहासकारों ने इतिहास को किस रूप में लिखा और वाकई उस समय वह इतिहास क्या था, किस रूप में लिखा जाना चाहिए था, या तथ्य क्या थे, तो यह पुस्तक आपकी मदद कर सकती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं ब्लू वन इंक ने इसे प्रकाशित किया है, उस समूह से प्रकाशित हुई है। पुस्तक का मूल्य 799 रुपये है, हार्डबाउंड संस्करण का। ऐसी पुस्तकों का मूल्य थोड़ा
कम भी होना चाहिए और पेपर बैक संस्करण भी इसके आने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पुस्तक पहुँचे और केवल बौद्धिक जगत में या पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही केवल उनकी चर्चा ना हो, बल्कि सही इतिहास को जानने का हक आम व्यक्तियों को भी है और वह तभी पढ़ सकते हैं जब पुस्तकें उनकी पहुंच की सीमा में हो। पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 292। उम्मीद है साहित्य तक का हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर जो राय रखता हूँ यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में अगले शनिवार फिर मैं किसी अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। हर दिन मैं आपके लिए पुस्तकें लेकर आता हूं, अपनी राय रखता हूं। मेरी कोशिश होती है कि आप पुस्तकों के बारे में जान सकें। ये पुस्तकों की समीक्षा की बजाय पुस्तकों को पढ़ने के दौरान जो मैं महसूस करता हूं सिर्फ वह बताता हूं। पुस्तकें पढ़ते रहें, खरीदते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।